सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी के ज़ेर इंसराम जारी कोर्सेस में आप सभी उम्मीदवारों का खैर मकदम किया जाता है। चैट सेक्शन में काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है। आप सभी मोहतरम भाई और बहनों को मुझ खादिम का सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से मुत्तला फरमाएं ताकि बाज़ाब्ता तौर पर हम क्लास को कंटिन्यू कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सना राही, सलमा खातून, ताहा शफी, मोहम्मद सैमी, निकहत गुल, मिस्टर एक्सपर्ट, आलिया नूरी। तो ठीक है, आपकी जानिब से मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। फारूक आजम रहमानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये टॉपिक यूनिट 9 उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात और रुझानात पर मुश्तमिल है। ये यूनिट इम्तिहानी नुक्ते नज़र के साथ साथ बकिया के 8 यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। 8 यूनिट इसलिए कह रहा हूँ कि यूनिट फर्स्ट हमारी मुकम्मल हो चुकी है और यूनिट 10 हमारी मुकम्मल हो चुकी है। हमने जो सीक्वेंस बनाई है, हम उस सीक्वेंस के मुताबिक आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि ये निसाब आपके लिए बोझल महसूस ना हो, आपकी थकान का सबब ना बने, बल्कि वो बिखरे हुए मोती जैसे जैसे निसाब मुकम्मल होगा आपको एक हार के मानिंद मालूम होगा। यूनिट नंबर 1 में उर्दू ज़ुबान और अदब की तारीख, यूनिट नंबर 10 में उर्दू असनाफ़ अदब का जिक्र। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 पढ़ने का सबब यह है कि यूनिट नंबर 2 से लेकर 8 तक 8 तक यूनिट में जिन असनाफ पर गुफ्तगू की गई है, उन असनाफ अदब पर इन अदबी दबिस्तान, इदारों और तहरीकों और रुझानात का खासा दखल रहा है। इन दबिस्तानों के ज़रिए से मुख्तलिफ असनाफ अदब को न सिर्फ वजूद हासिल हुआ, बल्कि उनके इर्तिका, उनके फ़रोग में इन अदबी तहरीकात ने काफ़ी नुमाया खिदमात भी अंजाम दी है। एक एक करके इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और गुज़िश्ता दिन भी, सैटरडे है या फिर संडे है, सिर्फ पेपर फर्स्ट की क्लास हुई है, पेपर सेकंड की क्लास आप जानते हैं मेरे इम्तिहान की वजह से नहीं हो पाई थी। आपके ताउन का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त इनायत फरमाया। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो खासा समझने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि मुकम्मल कंसंट्रेशन आपका आज के इस उन्वान पर रहे। लेक्चर के आखिर में आपके सवालों के जवाबात हम देने की कोशिश करेंगे, इसलिए प्लीज़ आप कंसंट्रेट कीजिएगा अभी के टॉपिक पर। और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आपके कोर्स के एप्लीकेशन में बने हुए ग्रुप पर हम कई मरतबा एप्लीकेशन में व्हाट्सएप की लिंक शेयर कर चुके हैं। आप उससे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इंटीमेशन व्हाट्सएप पर भी दे रहे हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन में भी आपको मालूमात फराहम की जा रही है। तो आइए बाज़ाब्ता तौर पर आगाज करते हैं आज के इस टॉपिक का, जिसका उन्वान है दबिस्तान दिल्ली। जिन अहबाब के पास हमारी बुक है अताए उर्दू, वो अपने साथ में लेकर बैठ सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है वो फिक्र ना करें, इसे अपडेट करने का काम जो है अब मुकम्मल होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही अपडेट होंगी हम आपको गुड न्यूज़ सुनाएंगे। उसके बाद में हम इसे प्रेस पर भेज देंगे। प्रेस से आने के बाद में आपके एड्रेस पर पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहला सवाल दबिस्तान दिल्ली के हवाले से आपके जहन में आना चाहिए कि दबिस्तान से क्या मुराद है, किसे दबिस्तान कहा जाता है। तो दबिस्तान एक मखसूस जाविये, एक मखसूस मकतबे फिक्र
एक मखसूस सोच, एक स्पेसिफिक ख्याल का नाम है। कोई दबिस्तान, मकतब फिक्र या स्कूल, स्कूल से मुराद स्कूल ऑफ थॉट्स, ख्यालों का मंबा, फिक्रों की आमाजगाह, एक मखसूस तरह के हालात, उसूलों और कवायद जवाबित की पैरवी करता है। कोई भी हल्का हो, उनके मखसूस उसूल ज़ाब्ते होते हैं और उनकी पैरवी वो अहबाब करते हैं। उनकी राय एक जैसी होती है, उनकी फिक्र एक जैसी होती है। अब ये क्यों हो रहा है, इसको हम आगे समझेंगे। इसीलिए मैंने चाहा कि आप अगर कोई काम करते हुए आज का लेक्चर सुन रहे हैं तो आधे एक घंटे के लिए प्लीज आप मुकम्मल तवज्जो यूनिट नंबर 9 पर करने की कोशिश करें। यूनिट नंबर 9 को अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो बाकी के 8 यूनिट्स को पढ़ना समझना आपके लिए खासा आसान हो जाएगा। एक जैसी राय, फिक्र, एक जैसा फलसफे हयात, इस तर्ज के अफराद पर मुश्तमिल जो ग्रोह होता है, जो ग्रुप होता है, वो कहलाता है दबिस्तान। अब दूसरा सवाल आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि दबिस्तान और तहरीक में क्या फर्क है। सबसे पहले तहरीक क्या है, हम अभी अदबी तहरीकात का इहाता करेंगे। तहरीक क्या है, तहरीक की जरूरत क्यों पेश आती है, तहरीक के वजूद में आने का सबब क्या है। तहरीक की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब कौम में, जब समाज में इंजमात की कैफियत पैदा हो जाती है, जब बेहिसी तारी हो जाती है, तब तहरीक की जरूरत पेश आती है। जब सोचे मुंजमिद हो जाती है, तब तहरीक की जरूरत पेश आती है। जब कौम साकित हो जाती है, तब कहीं जाकर तहरीक की जरूरत पेश आती है। आप देख लीजिए, अलग अलग अदवार में मुख्तलिफ तहरीकों का वजूद सिर्फ इस सबब से हुआ कि उस वक्त उस अहद के लोगों में इंजमात की, बेहिसी की और सुकूत की कैफियत तारी हो गई थी। इंजमाद, जम जाना, बेहिसी, रुक जाना, साकित हो जाना, ख्यालों में, सोच में, जहन में मौत तारी हो जाना, एक किस्म का डर, एक किस्म का खौफ जहन पर हावी हो जाना, तब जरूरत पेश आती है तहरीक की, हरकत की। इसीलिए आपने सुना होगा बाज मर्तबा की हरकत में बरकत है। आप यूं ही बैठे रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। एक शायर कहता है कि दूध भी बच्चे को मां से बेसबब मिलता नहीं। दूध भी बच्चे को मां से बेसबब मिलता नहीं, कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, मां भी खुद होकर उसको आकर दूध पिलाने वाली नहीं है। तो एक ऐसा नौनिहाल जो सबके दिल का चैन है, जो आंखों का तारा है, जो बाप का मतमहे नजर है, जो खानदान का चिराग है, उसकी भूख और उसकी प्यास भी उस वक्त मिटाई जाती है जब वो हरकत करता है, जब वो रोता है, जब वो लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है। तो दबिस्तान और तहरीक के इस फर्क को अगर हमने समझ लिया तो बकिया चीजों को यूनिट नंबर 9 में समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि दबिस्तान एक मखसूस इलाके और मुश्तरका रुझान का नाम है। किसी एक खित्ते में दबिस्तान परवान चढ़ता है। दबिस्तान की तख्लीक में किसी बाकायदा जिद्दोजहद का दखल नहीं होता। एक मखसूस इलाके में, मखसूस फिजा में परवान चढ़ता है। जबकि तहरीक बामकसद रुझान के लिए परवान चढ़ती है। देख लीजिए आप अलीगढ़ तहरीक को, देख लीजिए आप तरक्की पसंद तहरीक को, देख लीजिए आप शुद्धिकरण की तहरीक जो शुरू हुई थी, उसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हुए। लेकिन दबिस्तान
जिस इलाके का गिरोह होगा उस इलाके में दबिस्तान के अफकार और ख्यालात परवान चढ़ते हैं। दबिस्तान में उस्तादी और शागिर्दी का रिश्ता होता है, उसमें कुछ मखसूस उसूल, मौज़ूआत, तर्ज उसलूब, मवाद की पाबंदी को मलूज रखा जाता है, जबकि तहरीक का दायरा कार दबिस्तान के दायरे से बहुत ज्यादा वसी होता है। फॉर एग्जाम्पल, तरक्की पसंद तहरीक जिसने पूरे अदब को, पूरे हिंदुस्तान को मुतासिर किया, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरून मुमालिक में भी उसकी गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन दबिस्तान, चाहे वो दबिस्तान लखनऊ या दबिस्तान दिल्ली हो, उनके अफकार और ख्यालात या तो आपको दिल्ली में नजर आएंगे या फिर लखनऊ की सरजमीन पर। दबिस्तान से जो जो वाबस्ता होता है, वो शायर हो, अदीब हो, फिक्शन राइटर हो, वो उसी ख्याल पर, उसी तहरीक पर, उसी सोच पर, उसी फलसफे पर काम करता है जो उस दबिस्तान का फलसफा होता है। उम्मीद करता हूं कि ये बुनियादी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। उर्दू अदब में देखा जाए तो दो बड़े दबिस्तान है, एक को दबिस्तान दिल्ली कहा जाता है और दूसरे को दबिस्तान लखनऊ से ताबीर किया जाता है। इसके अलावा दबिस्तान मुर्शिदाबाद है, दबिस्तान अजीमाबाद है, वो आपके निसाब का हिस्सा भी नहीं है और उर्दू अदब में उन्होंने इतना बड़ा मकाम हासिल भी नहीं किया है। तो आप इसी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि किस तरीके से ये दो बड़े दबिस्तान वजूद में आए हैं। ये इतने बड़े दबिस्तान है कि इन पर बाज़ाब्ता तौर पर किताबें लिखी गई है। जैसे दिल्ली का दबिस्तान शायरी, ये किताब है जिसके लिखने वाले नूरुल हसन हाशमी। ये याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है। अब तक की मेरे पूरे पेज में जो मैंने मवाद पेश किया है उसमें से सवाल इसी पर बनेगा। हाँ, लेकिन ऊपर जितनी भी बातें वो ऐसी नहीं है कि गैर जरूरी है, टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली का दबिस्तान शायरी के तख्लीक कार का नाम बताइए, तो नूरुल हसन हाशमी या फिर पीआर आपको दे देगा और पीआर में फिर आपको जो है जोड़ी लगाना रहेगी। उसके बाद है लखनऊ का दबिस्तान शायरी, एक है दिल्ली के दबिस्तान शायरी जिसके लिखने वाले नूरुल हसन हाशमी, दूसरा है लखनऊ का दबिस्तान शायरी जिसके लिखने वाले हैं अबुलैस सिद्दीकी। ये दो नाम आपने याद रखने हैं। अब और भी ज्यादा तवज्जो चाहूंगा, दबिस्तान बनता कैसे है? एक इलाके में, एक खित्ते में एक तरह का नजरिया कैसे हो सकता है? आपने सुना होगा, एक दौर में दो शायर है, दोनों के दरमियान में रंजिश पाई जाती है, दोनों के फिक्र फन में तजाद पाया जाता है, वो जब तक जिंदा रहे आपस में बरसरे पैकार रहे। आप जानते हैं उन तमाम तर शोराए किराम को, एक अहद है, एक इलाका है, एक खित्ता है, एक सिंफ है, फिर भी आपस में बरसरे पैकार रहे। तो आपके जहन में फौरन ये सवाल आना चाहिए कि सर वो तो आपस में बरसरे पैकार थे, फिर एक दबिस्तान से वो कैसे वाबस्ता हो सकते हैं? यकीनन हो सकते हैं। दबिस्तान की फिक्र अलग होंगी और उनकी जाती फिक्र अलग होंगी। उसको आप इस तरीके से समझिएगा, आपका घर, आपका मकान, भले आपकी रंजिश हो, भले आपके बड़े भाई से, छोटे भाई से, खालाजाद भाई से, मामाजाद भाई से, आपकी बहन से, आइडियोलॉजी को लेकर, सोच को लेकर, फिक्र को लेकर, अमल को लेकर, मामूलात को लेकर फिक्रें आप दोनों की मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन जब कभी भी बात आएंगी आपके घर की, आपके खानदान की, आपके फैमिली की, उन तमाम तर तजादात को आप उठाकर साइड में रख देंगे और सीना सिपर हो जाएंगे, क्योंकि अब बका की बात है, आपके मकान की, आपकी इज्जत की, आपकी फैमिली की, आपकी खानदान की। अगर आप स्कूल में सर्विस करते हैं तो असातिज़ा के दरमियान में आइडियोलॉजी का फर्क हो सकता है, लेकिन जब बात आएंगी स्कूल के तहफ़्फ़ुज़ की तो सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिए, आपस में बाज लीडरों की जमती नहीं है, वो टेबल शेयर करना नहीं चाहते, लेकिन जब बात आ जाएंगी अपनी पार्टी की, अपनी आइडियोलॉजी की, अपनी सोच की, तो अपने तमाम तर मुफादात को फरामोश करके, तमाम तर तजादात को नजरअंदाज करके वो अपनी पार्टी के हित में खड़े हो जाते हैं। यही दबिस्तान दिल्ली है, यही दबिस्तान लखनऊ है। भले आप आपस में शायरों के माबैन
कितनी ही रंजिश हो, कितनी ही चिपकलिश हो, कैसे ही मामूलात हो, लेकिन जब दबिस्तान की बात आएंगी, जब गिरोह की बात आएंगी, जब हल्के की बात आएंगी, तो उनके नजरियात मुतसादिम नहीं बल्कि मुश्तरका नजर आते हैं, यकसा नजर आते हैं। जब आप हिंदुस्तान को समझने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान में दो बड़े मरकज थे, शुमाली हिंदुस्तान, जुनूबी हिंदुस्तान। अभी मैं पढ़ा चुका हूं कहां पर, यूनिट नंबर फर्स्ट में नक्शे की मदद से हम देख चुके द्राविड़ी, आर्या, और किस तरीके से वो कोहे विंध्याचल पहाड़ी का इलाका था जिसके ऊपर आर्या खदेड़ते हुए आ रहे थे द्राविड़ियों को, ये पहाड़ी सिलसिला था। फिर नीचे जुनूब में आर्या रुक गए थे, फिर यहीं पर तेलुगु, तमिल, सारी जुबानें मारिज वजूद में आई, आर्य ऊपर रुक गए। फिर आर्यों की वजह से कनेटम ग्रुप था, कोस्टम ग्रुप था, सब हम पढ़ चुके यूनिट फर्स्ट में। अगर आपने नहीं पढ़ा है, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा इस यूनिट को पढ़ लीजिए। जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, मैं चाहूंगा कि यूनिट फर्स्ट के नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक पूरे लेक्चर्स देख ले। यूनिट 10 के भी नंबर 1 से लेकर जितने लेक्चर्स हुए वो पूरे देख ले, और साथ में यूनिट नंबर 9 की आज से जो लाइव क्लास शुरू हो रही है उसका भी हिस्सा बने। कुछ इजाफी वक्त निकालिए और डे बाय डे हमारे साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कीजिए। तो दो बड़े मरकज थे, शुमाली हिंदुस्तान और जुनूबी हिंदुस्तान। शुमाली हिंद में, जिसमें दिल्ली, पंजाब और लखनऊ के इलाके शामिल है, और जुनूबी हिंद में देखें हम तो जुनूबी हिंद में फिर आपको पूरा नीचे का जो है बहमनी सल्तनत का जो पट्टा है वो नजर आता है। अभी हम बढ़ेंगे, उसको और तफसील से देखेंगे जैसे जैसे हमारी ये यूनिट आगे बढ़ती है। 1021 में सुल्तान महमूद गजनबी हिंदुस्तान आता है, अफगानिस्तान से पंजाब के रास्ते से दाखिल हुआ, 16 मरतबा हमले किया, 17वीं मरतबा में वो जो है कामयाब होता है। 1021 में सोमनाथ के मंदिर पर हमला करता है, पंजाब को फतेह करता है, और फिर 1021 से 1186 तक इसके अहद में यहाँ फारसी, तुर्की, अरबी और दिगर मकामी जुबानों के मिलाप से एक नई जुबान तख्लीक पा रही थी। अब ये क्या है, ये 3 लाइन मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखी है, लेकिन इसकी वजाहत ऑलरेडी मैं यूनिट नंबर 1 में कर चुका हूँ। कहां पर, जब मैंने आपको समझाया था पंजाब में उर्दू का नजरिया, उस वक्त हाफिज महमूद शेरानी के जो अकवाल हमने देखे थे कि पंजाब से मुसलमानों का एक गिरोह, फौज दिल्ली पहुंचता है, तो जाहिर है वो अपने साथ सिर्फ फौज लेकर नहीं गया, अपनी ताकत और कुवत लेकर नहीं गया, बल्कि वो अपने साथ अपना कल्चर, अपनी जुबान, अपने मामूलात सब कुछ लेकर गया। और इस तरीके से महमूद शेरानी ने जो है नजरिया पेश किया था पंजाब में उर्दू का। उस लेक्चर को आप एक मरतबा दोबारा से देख लीजिएगा ताकि रिकॉल हो जाए। अभी हम दबिस्तान दिल्ली समझने जा रहे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें कुछ सदियां पहले की तारीख से आगाही होना जरूरी है। तो 1021 से लेकर 1186 तक के ये मामला थे। महमूद गजनबी का दौर हुआ, उसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, उनका दौर आता है। उसके सिपह सालार थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1193 में पृथ्वीराज चौहान को जंग तराइन में शिकस्त फास करने के बाद दिल्ली को फतेह करता है मोहम्मदीन गौरी, और फिर उसका जो सालार था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम था, इसीलिए 1206 में जब उसकी हुकूमत कायम होती है तो उसे कहा जाता है खानदान गुलामा। अभी मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था गुलाम डायनेस्टी, 2-4 दिन कबल मैंने पढ़ाया था गुलाम डायनेस्टी, जिसका जिक्र आया था हमारे एक लेक्चर में। तो इस तरीके से सल्तनत गुलामान का यहाँ पर आपको कयाम देखने को मिलता है और पाया तख्त बनाया जाता है दिल्ली को। 1290 में, यानी आप सन को गौर करते चलिए, है ना, 1021 में सुल्तान महमूद गजनबी, 1186 तक ये सिलसिला जारी रहा। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में खानदान गुलमा की सल्तनत का कयाम, 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर उनके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर हुकूमत की। सन 1325 में गाजी मलिक ने दिल्ली में अपनी हुकूमत की बुनियाद डाली। सन 1327 में गयासुद्दीन तुगलक का दौर हुकूमत शुरू हुआ और उसने दिल्ली से दौलताबाद में हिजरत का हुक्म सादिर फरमाया, तुगलकाबाद। इस हिजरत को देवगिर या दूसरी बड़ी लिसानी हिजरत भी कहा जाता है। इस पर सवालात आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपने इसको नहीं समझा, ना आपको बहमनी सल्तनत समझ में आएगी, ना कुतुब शाही, ना आदिल शाही, ना निजाम शाही, तो इसको आप बिल्कुल
हमतन गोश होकर समझने की कोशिश करें, सुने, लेक्चर के बाद फिर से इसको सुने, नोट्स को पढ़े और कंफ्यूजन को क्लियर करे। तुगलक के बाद अलाउद्दीन हसन बहमनी ने दक्कन में अपनी खुद मुख्तार रियासत का आगाज कर दिया। इस खानदान ने 190 साल तक बिला शिरकत गैर दक्कन पर हुकूमत की। फिर 1422 में अमीर तैमूर की फौज ने दिल्ली पर हमला करके शहर को बुरी तरह तबाह कर दिया। अब यहीं से जब बहमनी सल्तनत के टुकड़े होते हैं तो 5 सल्तनतें वजूद में आती है। एक को कहा जाता है कुतुब शाही, दूसरे को कहा जाता है आदिल शाही, तीसरे को कहा जाता है इमाद शाही, चौथे को कहा जाता है बुरीद शाही और पांचवे को कहा जाता है निजाम शाही। इस तरीके से 5 हुकूमतें थी। अब औरंगजेब आलमगीर जो है वो दिल्ली छोड़कर नीचे आते हैं। बरसरे पैकार थे, किन से? कुतुब शाही हुकूमत से, आदिल शाही हुकूमत से। उसी वक्त मराठा जो है महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली की तरफ कदमों को बढ़ाते हैं। फिर औरंगजेब को वापस दिल्ली जाना होता है। तब तक तो मुगलिया सल्तनत का शिराजा मुंतशिर हो चुका था। हम 2 जुमले में बात कर रहे हैं, लेकिन इसको कई साल का अरसा लगा था। शाह आलम बहादुर शाह 1707 में दिल्ली के तख्त पर बैठता है। 1712 में फर्रुख सैर ने बादशाही का दावा कर दिया। अंदाजा लगाइए, अब 1707 में बैठा है, उसके फौरन 5 साल के बाद में फर्रुख सैर जो है बादशाही का दावा कर देता है और सारे अमीर उसके हक में हो जाते हैं और इस तरीके से शाह आलम बहादुर शाह को माजूल कर दिया जाता है और फर्रुख सैर को तख्त पर बिठा दिया जाता है। लेकिन चंद सालों के बाद 1719 में फर्रुख सैर को भी कत्ल कर दिया जाता है। उनके बाद में 2 बादशाह यक के बाद दीगरे तख्त पर आए। उस दौर की अहम बादशाहत में मोहम्मद शाह और रंगीला बादशाह ये दोनों मिलते हैं। अब ये रंगीला बादशाह की रंगीन मिजाजी बड़ी अजीब है। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आगे जो है तहरीक इहाम गोई के बाब में और खुलकर वाज़े तौर पर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यूं तो आपका उसके टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन रंगीला शाह क्या है और रंगीला शाह की वजह से समाज सोसाइटी में क्या बिगाड़ पैदा हुआ था और क्यों तहरीक इहाम गोई का वजूद हुआ था, अगर आप सब रजामंद रहे तो हम बिल्कुल वाज़े लफ्जों में, खुले लफ्जों में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि 1021 से लेकर 1719 आ गया, लेकिन दिल्ली का सुहाग मुसलसल उजड़ता जा रहा है। कभी भी उसकी किस्मत ने सुकून, अमन, चैन लिखा हुआ आपको यहाँ पर नजर नहीं आता। मोहम्मद शाह, इनका दौर जो है एक एतबार से काफी अमन पसंद था, अदब के एतबार से, क्योंकि ये अदब परवर बादशाह था। इन्होंने जो है वो अदब को परवान चढ़ाने के लिए शायरों और अदीबों की काफी पजीराई की। जबकि मोहम्मद शाह रंगीला एक अय्याश बादशाह था। उसी दौर में नादिर शाह दुरानी ने दिल्ली पर हमला किया था और इनको शिकस्त रेख से दो चार होना पड़ा था। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बगैर तिजारत जो आई थी, अब रफ्ता रफ्ता वो हिंदुस्तान पर काबिज हो चुकी है और हिंदुस्तान पर काबिज होने के साथ साथ अब बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है। दिल्ली के तख्त से उनको उतार दिया जाता है। उनके नाश्ते में उनके बच्चों के सरों को पेश किया जाता है। इस तरीके से सारी मुगलिया हुकूमत जो है वो तहस नहस हो जाती है। तो ये थे दिल्ली के हालात, ये थे दिल्ली के अहवाल। अब दहलवियत से क्या मुराद है, दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियात क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले आधे मिनट के लिए मैं आपके चैट सेक्शन को देख रहा हूं। 84 चैट्स आपके आ चुके हैं, लेकिन मैंने टॉपिक को समझाना था इसलिए अब मैं देख रहा हूं। अब तक आपकी गुफ्तगू समझ में आई है तो सिर्फ यस और नो इस पर बात कीजिए। आपके जो दूसरे सवालात रहेंगे वो हम लेक्चर के बाद में देखेंगे। निकट फातिमा नहीं, दोनों दबिस्तान बहुत अलग है। अभी देखेंगे आप, अलग बोले तो जमीन आसमान का फर्क है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया मुनीब आफाक साहब, डॉक्टर मुनीब आफाक साहब, शुक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ कमेंट्स हैं, मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद देखूंगा, क्योंकि एक लेक्चर में ये टॉपिक कवर होना जरूरी है, वरना सेकंड डे अगर ये टॉपिक जाता है तो फिर दोबारा से इन्हीं तमाम बातों को मुझे रिपीट करना होगा। इन तमाम तर अहवाल और कवायफ को आपने देख लिया। अब दहलीवियत से क्या मुराद है, ये दबिस्तान है दिल्ली की क्या खुसूसियात है। दिल्ली या दिल्ली बर सगीर में हुकूमत और तहजीब व तमद्दुन, अदब, सकाफत, फन और फ़नून लतीफ़ा का मरकज रही। अब क्यों रही? क्योंकि जाहिर सी बात है, सलातीन की आमाजगाह थी, और जो भी बादशाह या हुक्मरा होता है वो अपने साथ में हर मकतब फिक्र के मुमताज अफराद को साथ में रखता है। हत्ता कि अगर वो हिजरत भी करता है तो हर फन का माहिर उसके साथ हिजरत करता है। इस शहर को मीर अमन दहलवी ने सतजकी कहा है। सतजकी मतलब ये 7 मरतबा आबाद हुआ, 7 मरतबा बर्बाद हुआ, इसीलिए इसको जो है ना सतजकी भी कहा जाता है। सतजकी, जगी, जग से मुराद दुनिया, 7 मरतबा उजड़ना, बसने वाली दुनिया। और इसी शहर को मीर ने आलम में इंतखाब बताया है। मीर तकी मीर ने इसको आलम में इंतखाब बताया। मीर का जमाना जो है ना वो बड़ा दर्द भरा है, जब मीर को पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे। मुगल सल्तनत के बाईस दिल्ली ने हिंदुस्तान में तहजीब व तमद्दुन और अदब व सकाफत के मरकज की हैसियत इख्तियार कर ली थी। अब मुगल सल्तनत का बड़ा अहम रोल है उस गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने में, मिली जुली संस्कृति को परवान चढ़ाने में। ये मुगलिया हुकूमत ही थी जिसने अखंड भारत का नजरिया पेश किया। लेकिन आज अभी हमारा वो मौजू नहीं है, वरना फिर मुगलिया सल्तनत पर बात होंगी तो फिर वो आइडियोलॉजिकल बात होने लगती है। आप में से कुछ अहबाब उससे मुत्तफिक रहेंगे, हो सकता है कुछ उससे इत्तेफाक ना करे, क्योंकि अब बात तो माजी की हो रही है। हर पक्ष और विपक्ष के पास मुख्तलिफ दलाइल मौजूद है, मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट मौजूद है, तो हर किसी का नजरिया मुख्तलिफ हो सकता है। हमें सिर्फ ये समझना है कि इनकी वजह से जो है ना हिंदुस्तान में एक मिली जुली तहजीब का वजूद हुआ था। आप उसके अंदर शाहजहां को देख सकते हैं, आप उसमें अकबर को देख सकते हैं, और अकबर तो ऐसा भी हर किसी का हर दिल अजीज बादशाह रहा है। औरंगजेब आलमगीर को जो है एक मखसूस नुक्ते निगाह से पेश किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हुआ चलूं, औरंगजेब आलमगीर के रोजनामचे उस दौर में जो निकला करते हैं, तो उनको अगर आप पढ़ेंगे तो औरंगजेब ने किसी मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उन्होंने तो मंदिरों को जगह दी है। हमारे शहर से कुछ दूर के बहुत दूर भी नहीं, तकरीबन 80 या 100 किलोमीटर की दूरी पर चांदौड़ का जो इलाका है, सह्याद्री सिलसिला, पहाड़ी सिलसिला, आपने जुग्राफिया में पढ़ा होगा, एक पुरफिजा मकाम है। वहां पर जो मंदिर बनी है, काफी वसी और अरीज मंदिर है, वो जगह देने वाले खुद औरंगजेब आलमगीर है। खैर ये अलग टॉपिक है, किसी वक्त हम इस पर बात करेंगे। अब दिल्ली में जो है क्या खुसूसियत पाई जाती है। अब किसी इलाके का, किसी खित्ते का, चाहे वो अदीब हो या शायर हो, वो कोई मरीख से या चांद से आया हुआ इंसान नहीं है, वो समाज का हिस्सा है, वो उस इलाके का हिस्सा है। तो जो कुछ असरात उस इलाके पर मुरतब होते हैं, उसका असर उस शायर पर भी वाक़ होगा, उसकी तबीयत पर वाक़ होगा, उसकी फितरत पर वाक़ होगा, उसके जहन पर मुरतब होगा। तो जो कुछ अहवाल व कवाइफ और असरात एक शायर या फिक्शन राइटर या अदीब के जहन पर मुरतब होता है, वही उसके कलम से नजर भी आता है। अब क्या कुछ आपने देखा ऊपर, खुसूसियात की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ आपने देखा, तो आपको यहाँ पर दाखिलियत की इस्तिलाह मिलेगी दबिस्तान दिल्ली में, और खारजियत की इस्तिलाह मिलेंगी आपको दबिस्तान लखनऊ में। काफी फर्क है दाखिलियत और खारजियत, या ये कह लीजिए कि जाहिर और बातिन। जाहिर और बातिन, जैसे दिल्ली में बातिनी कैफियत नजर आती है आपको, लखनऊ में जाहिरी कैफियत नजर आती है। रियाकारी, बनावट, दिखावा, है ना, आसाइश थी लखनऊ में, अय्याशी थी लखनऊ में। बच्चों को तालीम भी दिलाना होती थी तो तवाइफों के घरों पर भेजा जाता था। यानी जो खुद इखलाकी एतबार से औरतें इतनी पस्त थी, वो समाज में, सोसाइटी में एक आला मकाम हासिल कर चुकी थी, और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बड़े बड़े शुरफा उनके यहाँ पर अपने बच्चों को भेजा करते थे। तो ये जाहिरीपन है, ये खारजियत है। दाखिलियत, अब दाखिलियत क्यों है, वो सोच,
वो गुदाज, वो नरमी, वो एहसास, सबब क्या है कि हमेशा से दिल्ली जो है बसती रही है, उजड़ती रही है। अभी साजो सामान जमा किया, उजड़ गए, फिर जैसे तैसे जमा किया, बर्बाद हो गए, फिर किसी तरीके से कुछ हासिल किया, कोई और आता है और तहस नहस करके चला जाता है। तो ऐसे पस मंजर में इंसान रियाकारी की तरफ तो कदम नहीं बढ़ाएगा। ऐसे में इंसान जो है तसव्वुफ, सादगी, दर्द, इन तमाम तर कैफियत से अपने आप को लैस करता है। जबकि लखनऊ में क्या है, कोई परेशानी ही नहीं, कोई मारने काटने वाला नहीं, कोई छीना छपटी करने वाला नहीं, तो आसाइश है। और जब जब इंसान को आसाइश मयसर आएंगी, उसके कदम अय्याशी की तरफ पहले दौड़ते हैं। और जब जब इंसान सब्र आजमा मरहलों से गुजरता है, वो साबित कदम रहता है, वो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, वो ऐसे अमाल से बचने की कोशिश करता है जिनकी वजह से दिल पर सियाह नुक्ते मुरतब हो जाते हैं। तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में तंगदस्ती है। भले वहां पर आपको बड़े बड़े ताजदार नजर आएंगे, लेकिन वो ताजदार तो अपनी सल्तनतों को मुस्तहकम करने और उनकी मुहाफिजत में सरगर्दा नजर आते हैं। एक आम इंसान का क्या है, एक शायर का क्या है, एक अदीब का क्या, एक आम जिंदगी गुजारने वाले शायर का क्या है। अभी आप आसाम में देख लीजिए, दस्तावेज जमा जमा किए जैसे तैसे, यहां से वो बनाया, वहां से वो बनाया, एक सैलाब आया, सारा सैलाब की नजर हो गया, ऊपर से गवर्नमेंट का जीआर आ गया कि एनआरसी करवाइए। तो अब यहां पर आपको जो कैफियत मिलेगी ना, वो सादगी की कैफियत मिलेगी, वो चेहरे पे दर्द आपको नजर आएगा जो आपको और शहरों में नजर नहीं आएगा। यही वो तमाम तर खुसूसियात है जो दबिस्तान दिल्ली को मुमताज करते हैं दबिस्तान लखनऊ से। यहाँ के लोगों की तबीयत में मुतफिक्राना अंदाज आपको मिलेगा। और फिर सूफियाना तालीम भी यहाँ पर पाई जा रही थी। अब सूफियाना तालीम क्यों पाई जा रही थी? बादशाह जो है हिर्स व हवस में इंसानों को मार रहे थे, काट रहे थे, अपनी सल्तनतों को आगे बढ़ाने के लिए, हुदूद सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए इंसान के खून को बहुत सस्ता तस्वुर कर लिया गया था। अगर आपने किलों का रुख किया होगा तो किलों पर बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते हैं और उन दरवाजों के ऊपर जो है बड़ी बड़ी कील होती है, आहनी कील होती है, लोहे की बड़ी बड़ी कील होती है। और बड़े बड़े हाथियों को शराब पिलाकर नशे में मस्त करके उनको लाया जाता है और उनके माथे से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन तोड़ने का अंदाज क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी नोकीली कीलें होती है कई कई फीट की, वो हाथी के मस्तक को, हाथी के सर को लहूलुहान कर देती है, जख्मी कर देती है। तो बादशाह इस दरवाजे से लेकर इस दरवाजे तक इंसानों की कतार लगा देता है। 10 12 20 30 40 50 जितने इंसान खड़े हो सकते हैं यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है और हाथी दूर से दौड़ते हुए आता है और फिर सर मारता है। तो अब ये कीले अगर नुकसान भी पहुंचाती है तो उन इंसानों को जो यहाँ पर खड़े होते हैं उनके शिकम से वो कीले आर पार हो जाती है। और इसका फायदा बादशाह को ये होता है कि हाथी का सर जख्मी होने से बच जाता है। ये मर गए, फिर इनकी डेड बॉडीज को हटाया जाता है, नए इंसानों को खड़ा किया जाता है, फिर हाथी दौड़ता हुआ आता है। तो ये सूरत हाल थी, तीरों का में बरसाया जा रहा है। और फिर भी बादशाह कहता है कि उन तीरों के में से गुजरते हुए तुम्हें दीवार तक पहुंचना है और नकब लगाने की कोशिश करता है। तो ऐसे दौर में सूफिया किराम आते हैं और बादशाहों को हिर्स और हवस से बचाने की कोशिश करते हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं कि जितनी जान आपकी अहम है, उतनी ही जान एक गरीब और मफलूकुल हाल सिपाही की भी है। उन्होंने तालीम दी कनाअत की, सब्र तवक्कुल की, इस्तिगना की, कलंदराना सिफात पैदा करने की कोशिश की। और यही चीज जो है दाखिलियत को परवान चढ़ाती है, जमीर को जिंदा करना, जमीर को साफ करना, जमीर को शफाफ करना। अब ये सारी चीजें जहां पर आएंगी और ये जो माहौल जो हमने आपके सामने बताने की कोशिश की है, उससे कुनूतियत आपको देखने को मिलेंगी। कुनूतियत क्या है? जैसे आप फानी को पढ़ लीजिए, मीर को पढ़ लीजिए, ये इनके यहाँ पर कुनूतियत नजर आती है। कुनूतियत आप दाखिलियत कह सकते हैं या फिर मायूसी कह सकते हैं, है ना। एक इंसान जो है वो 4 दफा से यूपीएससी के एग्जाम में बैठ रहा है और प्रीलिम तक पास नहीं हो पाता है। जी जान उसने लगा दिया, हर कोशिश उसने कर ली,
नेट में आप देख लीजिए, पहली मर्तबा बैठे, दूसरी मर्तबा बैठे, तीसरी मर्तबा बैठे, आपका जो है पेपर सेकंड कितना भी अच्छा है लेकिन मार्क्स आ ही नहीं रही है। तो चौथी मर्तबा जब यही रिजल्ट आएगा तो आप उस एग्जाम से मायूस हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे, आप मुझे देना ही नहीं है वो पेपर, अब मुझे पढ़ाई ही करना नहीं है, आप छोड़ देंगे। लेकिन फिर 2-4 दिन गुजरने के बाद वो कुनुतियत की कैफियत आपसे निकल जाती है, दोबारा आप पढ़ाई की तरफ रागिब होते हैं और फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है ना। आज जंग हुई, खत्म हो गई, उस फेज से निकलने ही वाले होते हैं कि फिर जंग हो जाती है, फिर नया हुक्मरान, फिर नया बादशाह, फिर सल्तनतों का उरूज और जवाल। तो रफ्ता रफ्ता कई सदियां इसमें बीत जाती है और फिर वो कुनूतियत की कैफियत जहनों से ओझल होना मुश्किल है। हम हिंदुस्तानियों को देख लीजिए, 1947 के बाद से अब तक के, जबकि हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन गुलामी की सोच कहीं ना कहीं अब भी हम में बाकी है। वो आजादाना फिक्र हम में नजर नहीं आती। हम ये चाहते हैं कि हम पढ़ाई करके किसी छोटे मोटे ट्यूशन में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में मुलाजमत कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लेंगे। हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि जिस जुबान के जरिए से हमने पढ़ाई हासिल की उस पर मेहनत करेंगे, उसको परवान चढ़ाएंगे और अपना एक खुद का इदारा बनाएंगे। क्योंकि इदारा बनाने में तगदो करना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, मशक्कत करना है। तो वो गुलामी की सोच कहीं ना कहीं जाकर कॉम्प्रोमाइज करना। आप अगर किसी सेक्टर में काम करते हैं और आपने देखा है तो बाज लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आइडियोलॉजी से समझौता कर लेते हैं सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए, अपने घर बार के दस्तरखान के लिए। तो यही चीज आप दिल्ली में देखिए। अपने आप को रख कर सोचने की कोशिश कीजिए कि रफ्ता 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 वो कुनुतियत जो है वो कतरा कतरा बन के जहनों पर मुरतब हो चुकी थी। यही वजह है कि दिल्ली में आपको दर्द गम, रंजो गम, सोजो अलम, ये सारा सब कुछ आपको पाया जाता है दिल्ली की शायरी में। आपको आपस सलासत, रवानी, सादगी भी मिलेंगी, लेकिन आह जैसी कैफियत भी आपको देखने को मिलेंगी। ये खुसूसियत सिर्फ दिल्ली में पाई जाती है। लखनऊ में तो अभी जब हम लखनऊ को पढ़ेंगे कल, तब आपको वहां पर नजर आएगा कि लखनऊ बिल्कुल मुख्तलिफ है इन चीजों से। अब दबिस्तान दिल्ली को हम 5 अदवार में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले उर्दू जुबान के अव्वलीन नुकूश हमें कहाँ नजर आते हैं? दक्कन में नजर आते हैं। वली दक्कनी को देख लीजिए, कुली कुतुब शाह को देख लीजिए, या फिर चक्की नामा, मिलाद नामा, मौलूद नामा, वफात नामा, मुस्नबी कदम राव पदम राव, फखरुद्दीन निजामी की, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, और भी बहुत सारे मुमताज नाम है आप जिसे दक्कन में उर्दू में पढ़ सकते हैं। और फिर दक्कन की अदबी रिवायत बाज़ाब्ता दौर पर बहमनी दौर में परवान चढ़ती है। आपको फखरुद्दीन निजामी, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, शाह मिराजी, शमशुल उशाक, फिरोज, अशरफ बयाबानी, हसन शौकी, नुसरती, रुस्तमी, मुल्ला वजही, काफी कुछ नाम आपको नजर आएंगे। और फिर शुमाली हिंद में आप देखते हैं तो 2 नजरियात आपको मिलते हैं। पहला नजरिया आपको यह मिलता है कि शुमाली हिंद में जो है उर्दू गजल का फरोग होता है दिल्ली में वली दक्कनी के आने के बाद। दूसरा नजरिया ये मिलता है कि वली दक्कनी की आमद से पहले भी यहाँ पर हिंदवी अशार मिलते हैं। अब इसमें तदबीक आप निकालिएगा। मैं शमशुर रहमान फारूकी की किताब जो है वो पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने जिक्र किया है, उर्दू अदब के हवाले से उनकी जो तारीखी किताब है उसमें जिक्र किया है कि दिल्ली वालों को एक अलग सा खुमार होता है, एक अलग सा नशा होता है। आप क्रिकेटर को देख लीजिए, एक्टर को देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, दिल्ली वाले समझते हैं कि आज भी हम बहादुर शाह जफर का परचम लेकर बैठे हैं, है ना। वो सरबराही, सुरखरुई, आज भी उनको ऐसा लगता है वो जोम में, उस जोम से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं वो। क्या ये हमारा गढ़ था, या हमारा तख्त यहाँ पर मौजूद था, है ना। वो एरोगेंसी, वो अनानियत आज भी पाई जाती है उनके यहाँ पर। आप, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप देख सकते हैं दिल्ली से जो भी है, अगर दिल्ली का कोई स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है तो वो इस बात की गवाही यहाँ पर पेश कर सकता है। एक अलग दुनिया में वो जीते हैं। एक हिंदुस्तान अलग है और दिल्ली का हिंदुस्तान अलग है। वो खुमार की कैफियत, वो नशे की कैफियत वहां पर तारी है। तो फारूकी साहब लिखते हैं कि जो सूफी सादुल्लाह गुलशन आबादी का जो वाकिया है, कि सूफी सादुल्लाह गुलशन आबादी ने वली दक्कनी को मशवरा दिया था कि आप उर्दू में रेख्ता में कलाम कहिए। तो ये इस नाम का कोई आदमी था ही नहीं, ये तो बस मन गढ़ंत कहानी है।
क्योंकि दिल्ली वाले ये कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि कोई दक्कन का बाशिंदा आया था और उसने हमको गजल, उर्दू गजल गोई या उर्दू की शायरी सिखा कर गया। वो खुमार है ना उनको कि हम तो बड़े हैं, हम तो तख्त में बैठे, हम तो ताज में बैठे हैं। तो फिर उन्होंने कैसे ये बात साबित की कि भैया वो तो ठीक है, वो तो दक्कनी में शायरी करते थे, लेकिन फिर हमारे ही एक बंदे ने उनको पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, समझाया, और फिर बाद में उनका दीवान आया। तो इस तरीके से ये जो ना आइडियोलॉजी की बात होती है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, या जैसे जैसे आपका फिक्र और शऊर पुख्ता होगा, ये आइडियोलॉजिकल या फिर ये फिलॉसफी की बातें आपके समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से अदब जो है वो परवान चढ़ता है। और फिर शुमाली हिंदुस्तान में जो है आपको देखने को मिलेंगी अफजल की विकट कहानी, 12 मासा, इश्किया दास्तान है, और 5 अदवार आपको देखने को मिलेंगे जिनमें सिराजुद्दीन खान आरजू, टेक बहादुर, जाफर जटली वगैरह। जाफर जटली कौन है, हमने यूनिट 10 में भी पढ़ा, हिजवियात और जटलियात के माहिर है। इन्होंने फर्रुख सैर के खिलाफ एक कता लिखा था। फर्रुख सैर अभी हमने ऊपर मुगलिया सल्तनत में जिक्र किया है ना। फर्रुख सैर ने फिर उनको कत्ल करवा दिया था। कई शेर आशुब नज़में उन्होंने लिखी है, बल्कि उर्दू का पहला आशुबिया शायर भी जाफर जटली को कहा जाता है। सिराजुद्दीन खान आरजू की उर्दू गजल से दिलचस्पी का आगाज दिल्ली में वली के दीवान के बाद ही होता है, और इसको सिराजुश्शोरा जैसे अलकाब से भी नवाजा जाता है। खान आरजू थे। फिर दूसरे दौर में आपको अहम नाम नजर आएंगे शाह हातिम, इनको हम तहरीक इहाम गोई में पढ़ेंगे। आबरू, मजमून, शाकिर नाजी, ये सब ऐसे शोरा है जिन्होंने तहरीक इहाम गोई को फरोग देने की कोशिश की थी। और इस तरीके से वहां पर तहरीक इहाम गोई के बाब में हम देखेंगे। वैसे अभी आप पर ज़िमनी तौर पर आप देख लीजिए कि इन्होंने गहराई और मानवीयत पर जोर देने की बजाय जो है ना, ज़ाहिरी बनावट और लफ्जों की बाजीगरी पर तवज्जो देने की कोशिश की थी। लेकिन शाह हातिम जो है इनको पहचान जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो तसव्वुफ की तरफ माइल होते हैं, और उन्होंने उन चीजों से इज्तिनाब करने की कोशिश की। ये अशार है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये शाह मुबारक आबरू, वो भी हम गोई के शायर थे। मुगलिया दौर से उनका ताल्लुक था, और फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने भी अपने फिक्र फन की जुलानी बिखेरने की कोशिश की। ये हम गोई में आपको शाकिर नाजी का किरदार भी नजर आ जाएगा। मिर्जा मजहर जाने जाना, एक बड़े खानदान से इनका ताल्लुक है, वो भी हम आगे चलकर अभी पढ़ने वाले हैं। मिर्जा मजहर जाने जाना, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, मीर तकी मीर, मीर सोज, ये बड़े बड़े उदबा और शोरा थे जिनका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से था। ये उनके कुछ अशार यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में चौथा दौर फिर मीर तकी मीर है, ख्वाजा मीर दर्द, मीर सौदा, इंशाल्लाह खां इंशा, मुसफ़ी, रंगीन, जुर्रत, ये सारे जो है ना आपको शोरा यहाँ पर नजर आते हैं चौथे दौर में। ये उनके अशार है। पांचवें दौर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फिर पांचवा दौर है मिर्जा गालिब, मोमिन खान मोमिन, शेख इब्राहिम ज़ौक़, बहादुर शाह जफर। ये अदवार मैंने इसलिए बताए हैं कि किस तरीके से ये दबिस्तान दिल्ली परवान चढ़ता है, और उनके अफकार और ख्यालात किस तरीके से तब्दील होते जाते हैं। मुश्किल पसंदी गालिब के यहाँ पाई जाती है, नक्श फरियादी है किसकी शौकी तहरीर का, मोमिन क्या जिनसी जज्बात पाए जाते हैं, तुम मेरे पास होते हो गया, सारी तफसील हम पढ़ चुके हैं, है ना। फिर इसी दौर में जो है आपको शाह नसीर भी नजर आएंगे। और इस तरीके से दिल्ली की शायरी जो है उनके हालात की संगीनी, अबतरी, इंतशार, बदनज़मी की बदौलत जो है वो परवान चढ़ती है, और फिर उनके यहाँ पे तसव्वुफ, दर्द, सोज अलम, सादगी, दाखिली जैसा रंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दाखिलियत, कनात, सब्र, तवक्कुल, हिज्र और तन्हाई जैसे मौज़ूआत आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट जो है आपके समझ में आया होगा। तफसील के साथ और आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। अब आखिर के जो 5-7 मिनट है, आपके जो कमेंट्स हैं मैं वो देख लेता हूँ, ठीक है।